2024 नए सपने नए उड़ान इस पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की पेशकश इसीलिए ख़ास है क्योंकि हम 2024 में अब जा रहे हैं और ऐसे में 2023 में आपने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, इसी की समझाइश देंगी कौस्तुभ बेलापुरकर मॉर्निंग से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। पूरे साल आपने हमारा साथ दिया और मेरे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब 2024 में भी हम जा रहे हैं और एक बार फिर से आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन इस गाइडेंस की शुरुआत 2023 के थोड़े से मार्केट राउंड अप और इन्वेस्टमेंट राउंड अप के साथ में करना चाहती हूँ। बताइए। जी ज़रूर धन्यवाद कविता जी। और जैसे आपने बोला कि 2023 काफ़ी बढ़िया साल रहा है निवेशकों के लिए। जो इक्विटी मार्केट स्पेशली जब हम देखें तो काफ़ी मार्केट का बढ़ाव हुआ है, और निवेशकों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है मार्केट में। तो ये काफ़ी बढ़िया साल रहा है निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ये बोल के बट हम जब देखते हैं कि काफ़ी जैसे निवेशकों ने गलतियाँ की हैं, जो हम सुधारना चाहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि निवेशक का जो इन्वेस्टमेंट गोल होता है वो उनको मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से, ना कि कुछ शॉर्ट टर्म वो गलतियां करे जो उनके पूरे पोर्टफोलियो को आगे जाके बाधाएं डाल सकता है। तो वही उनको दिमाग में रखना है कि वो जो भी गलतियां हैं वो कैसे सुधारें। सबसे पहले तो क्या गलतियां हैं वो समझ लें और क्यों नहीं करना चाहिए, और उनके बजाय क्या करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है निवेशकों के समझने के लिए। चलिए, गलतियों पर फोकस करते हैं और बाजार का उतार चढ़ाव और जिस तरह से अक्रॉस मार्केट कैप्स, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप्स में हमने जलवा देखा है, उसी जलवे के कायम रहने की उम्मीद निवेशक कर रहे हैं 2024 में। लेकिन पहली गलती इस पूरे मिड कैप स्मॉल कैप में रनअप को देखते हुए निवेशकों ने क्या की होगी, और जब हम निवेशकों की बात कर रहे हैं ये भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं कौस्तुभ दर्शकों को कि हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके टाइम होराइजन थोड़े से लंबे होते हैं, जो थोड़ा सा प्लान तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाते हैं, और इन निवेशकों की गलतियों की हम बात कर रहे हैं। बताइए। जी, बिल्कुल। तो कविता जी, जैसे आपने पहली गलती जो बताई कि ये जो स्मॉल और मिड कैप बोलते हैं, जो छोटी या मध्यम वर्गीय कंपनियां होती हैं, इनके जो फंड हैं जो काफी पॉपुलर हो गए हैं इसके साल में, क्योंकि जैसे हम डेटा देखते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स को कुछ 37,000 करोड़ के पैसे आए थे। मिड कैप फंड को कुछ 22,000 करोड़ के पैसे आए। तो सबसे कैटेगरीज जब जाते हैं इक्विटी कैटेगरीज में, वो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे है फ्लोज के हिसाब से। तो मेरे थिंकिंग ये है कि व्हाइल मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स या फंड्स काफी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अभी हाल ही में इतना जो उनका बढ़ाव हुआ है उनका स्टॉक्स का 30 या 40% का रिटर्न आया है, तो इन्वेस्ट निवेशक, हम सब ह्यूमन है तो वो एक्साइटमेंट हो जाता है कि अगर ऐसा बढ़िया रिटर्न आया है हाल ही में, तो ये आगे जाके भी आ सकता है। और वही मैं चेतावनी देना चाहता हूँ निवेशकों को कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल यही ऐसा बढ़िया रिटर्न आता जाए। और हमने पिछले भी काफ़ी सालों में ऐसा ही देखा है ट्रेंड मार्केट में। जैसे 2017 में मिडल स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे। पर उसके बाद 2018 में उनका काफ़ी हेल्दी करेक्शन भी आया था, काफ़ी गिराव हुआ था इन फंड्स में, और स्मॉल कैप को तो 2019 में भी वो चालू रहा था। तो ये निवेशकों को बताना है कि अगर आपका निवेश करने का स्मॉल एंड मिड कैप में करना अच्छा है, पर आप कुछ चीजें जरूर याद रखिएगा। पहले तो आप आ, ज्यादा एक्सेसिव एलोकेशन मत लीजिएगा। जैसे हम अभी का डेटा देखेंगे तो मैंने बोला स्मॉल एंड मिड कैप्स फर्स्ट और थर्ड नंबर पे आए थे। आ, हमारे हिसाब से लार्ज और फ्लेक्सी कैप फंड्स कोई भी पोर्टफोलियो का कोर होना चाहिए, और आप मिडिल स्मॉल कैप उसके ऊपर का लीजिए। पर कुछ चीजें जरूर याद रखिएगा। पहले तो जैसे रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो पिछले साल में रिटर्न आया है वो आगे जाके जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सालों साल ऐसा ही रिटर्न आए। जैसे मैंने बोला, करेक्शन आता है और करेक्शन काफी टाइम के लिए रह भी सकता है। तो वो आपको जरूर याद रखना है कि पहले तो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आए। दूसरा, आपका जो
जो समय है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं, वो थोड़ा बढ़ा लें क्योंकि काफ़ी रन अप आया है इन स्टॉक्स में। तो 7 से 10 साल का समय लेके चलें और एसेट एलोकेशन के हिसाब से जैसे मैंने बोला लार्ज और फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा रखिएगा और मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा वो एलोकेशन वैसा करिएगा। तो ये अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि जब करेक्शन आ सकता है मार्केट में तो मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं लार्ज कैप के हिसाब और उनका जो टाइम जो गिरते हैं थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है जैसे हिस्ट्री ने सिखाया है। तो वो ज़रूर आप याद रखिएगा और ज़्यादा एक्सेसिव एलोकेशन मत लीजिएगा क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो के लिए ही हानिकारक हो सकता है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अपने जोखिम का थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना होगा और किस तरह से अब रणनीति के लिहाज से आपको 2024 में आगे बढ़ना है, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि हम तमाम तरह के उतार-चढ़ाव में फ़िलहाल हैं और ब्याज दरें घटने को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं और कई भी कुछ-कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है थोड़ा-सा इंतज़ार हमारा लंबा भी हो गया। लेकिन इस बीच भारत में कुछ ख़ास थीम्स हैं जो चली हैं क्योंकि घरेलू फ्रंट पर कौस्तुभ हम काफ़ी मजबूती से खड़े हैं। तो ऐसे में अगर किसी निवेशक को थीमेटिक रुख करना हो तो क्या कुछ चूक हो चुकी है 2023 में जो शायद 2024 में अवॉइड की जा सकती है? जी, बिल्कुल कविता जी। तो आप अगर वापस वो अगर आप डेटा देखें एम्फी जो पब्लिश करता है, तो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें 25,000 करोड़ का पैसा अभी इस साल में आया है और वो सेकंड हाईएस्ट फ्लोज़ है पूरे इक्विटी कैटेगरी में। तो मिड एंड स्मॉल कैप जैसे मैं बोला 3 नंबर और 1 नंबर पे है और बीच में थीमेटिक फंड्स 2 नंबर 25,000 करोड़ के साथ। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोज़ आए हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्योंकि क्या होता है कि वापस कुछ सेक्टर्स या थीम्स तो हमने मार्केट का जो साइकिल होता है उसकी बात की थी जैसे कभी लार्ज कैप ने अच्छा किया कभी मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा किया वो बदलता रहता है वैसे ही सेक्टर जो होते हैं जो मार्केट में होते हैं वो भी हर साल कोई ना कोई सेक्टर उभर के आता है और वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है जैसे कुछ साल पहले 2020 और 21 में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर था अपनी आईटी कंपनियों कोविड के टाइम पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था उनका और उनके रिटर्न्स काफी अच्छे आए थे पर निवेशकों ने प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने 2022 में पिछले 2 साल का रिटर्न देख के निवेश किया, सोच के कि अब तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसे ही सालों-साल ऐसा ही रिटर्न देगा। पर हम सबको पता है कि उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उनके स्टॉक्स रिलेटिवली अंडरफॉर्म किए। और जैसे मैंने बोला ये सेक्टर सिक्लिकैलिटी जो होता है वो चलता रहता है सालों-साल कोई ना कोई नया सेक्टर उभर के आएगा हर साल। बट अगर आपको निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा निवेशों के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें। जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं, जिनका जॉब है ये फंडामेंटल रिसर्च करके निवेश करने का और वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि वो पूरा पैसा एक ही सेक्टर में डाल देंगे। वो क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम डिपेंडिंग उनका व्यू क्या है सेक्टर पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको सेक्टर फंड में निवेश करना ही है, तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा। पहले तो आपको खुद वो कॉल लेना पड़ेगा कि कौन-सा सेक्टर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है फंडामेंटल हिसाब से, ना कि कौन-सा सेक्टर अभी हाल ही में फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दूसरी बात, अगर आप फंड लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% से ज़्यादा मत लीजिएगा आपने और एक सेक्टर में 5% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में मत डालिएगा क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, जैसे हमने देखा है। तो ये अगर आप सोच के जाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशों के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ही बेहतर रहता है। आप ये थोड़ा याद रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कुछ-कुछ पोर्टफोलियोज़ हमने देखे हैं जैसे फ्लोज़ भी बता रहे हैं, जिनमें 20-30% के भी सेक्टर फंड्स हो गए, तो वो काफ़ी वॉलेटाइल और प्रॉब्लम आ जाता है निवेशक के लिए। ऑलराइट, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि हम गलतियों का जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों से गलती जिन्होंने इस बाजार की रैली को मिस कर दिया हो और उन्हें लग रहा हो कि अच्छा अभी बाजार चढ़ रहा है, अब गिरेगा और जब गिरेगा तब हम निवेश करेंगे, जो शायद इंतजार में ही रह गए हों। जी, बिल्कुल। तो कविता जी ये तो एकदम वो जो क्लासिक गलती जो बोलते हैं कि हर निवेशक के दिमाग में रहता है कि
अगर अभी इतना बाज़ार बढ़ गया है तो शायद मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, अ, थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर मैं फिर खरीद लूँगा। ये प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे मार्केट में तो और ज़्यादा हो जाता है जब मार्केट न्यू हाइज़ बना रहा है, क्योंकि निवेशक साइड में ही रुक जाते हैं और वो अपना निवेश कभी कर नहीं सकते। तो मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी गाड़ी से अगर आपको कहीं जाना है, और आप सोच रहे हैं अभी तो बहुत ट्रैफ़िक होगा, मैं नहीं निकलता हूँ, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ट्रैफ़िक फिर कम हो जाएगा। फिर आप देखते हैं बाहर तो ट्रैफ़िक और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप सोच में ही रह जाते हैं और आप कभी अपनी मंज़िल तक पहुँच नहीं पाते। तो इसके ना आपको क्या करना चाहिए कि आप धीरे-धीरे एसआईपी के थ्रू आप निवेश चालू कर दीजिए। आप मार्केट का उतार-चढ़ाव तो चलता रहता है। हमने कितने सालों से देखा है कि कभी मार्केट नया हाई बनाया, फिर कुछ गिर गया, पर वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। इसलिए बेहतरीन क्या रहेगा, आप एसआईपी के रूट के थ्रू आप निवेश करते जाइए, तो आपका जो दिमाग को कुछ वो यूज़ नहीं करना है कि मैं अभी निकलूँ या बढ़ाऊँ। आप बस हर महीने जितना भी आपका जमा पूँजी आप जितना आप डाल सकते हैं, वो डालते रहिए एसआईपी के थ्रू, और आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात जो निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि मार्केट अभी नए हाइज़ बना रहा है, तो पहले तो आपको जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की मैं बात कर रहा था, वो बहुत ज़रूरी है कि आप सोचें कि ठीक है, अभी हाल ही में बहुत बढ़िया रिटर्न है, पर ऐसा नहीं है कि यही रिटर्न हर साल आपको मिलेगा। आप थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आइएगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइज़न है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ठीक से सोच के आइए कि अगर निवेश करना है, तो मिनिमम 5 साल, आइडियली 10 साल के करीब आपको रखना चाहिए इक्विटी में निवेश करने के लिए। तो ये आप सोच के अगर आएँगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कुशल-मंगल रहेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा-सा 2024 में अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग को लेकर, एसेट एलोकेशन को लेकर क्या कुछ गलतियाँ हैं जो लोगों ने कर रखी हों शायद? अगर शायद वो लार्ज कैप में ही रह गए हों, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर उन्होंने अपना एक्सपोज़र नहीं डाल रखा हो तो रैली मिस कर दी, लेकिन अब कमाई के ये मौके कैसे ना गँवाएँ 2024 में? जी, बिल्कुल। और जैसे हम बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है निवेशकों के लिए कि वो वहाँ से चालू करें जब अपना पोर्टफोलियो बना रहे हों तो। क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपका रिस्क रिटर्न का क्या अ ऑब्जेक्टिव है, या आपका समय कितना है आपको निवेश करने के लिए। क्योंकि अगर कोई 5 साल के लिए निवेश कर रहा है, शायद उसका उनका इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि 5 साल इतने नहीं होते निवेश करने के लिए। पर अगर किसी का 25 साल का निवेश का समय है, तो वो शायद पूरा इक्विटी में डाल सकते हैं। तो ये जो एसेट एलोकेशन होता है, वो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निवेशक डिसाइड कर लें कि वो कैसा वो एलोकेशन लगेगा। फिर जब हम बात करते हैं कि मार्केट जब बहुत बढ़ जाता है, तो ह्यूमन नेचर होता है कि हम एक्साइट हो जाते हैं कि चलिए इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है, तो सब उसमें ही पैसा डाल देते हैं। और अगर आपका 80 का इक्विटी एलोकेशन था, वो शायद आप 100 के करीब ले जाएँ, तो वो थोड़ा हानिकारक है, क्योंकि अगर कल इक्विटी करेक्ट कर लिया, तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिर सकता है, अगर आपका 100 में इक्विटी में है, एज़ कंपेयर टू 80-20 इन इक्विटी। तो वो आप याद रखें कि ऑलवेज़ एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही चलिए। दूसरी बात, जैसे हमने बात की, मार्केट तो उतार-चढ़ाव चलता रहता है, तो जो रीबैलेंसिंग होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका इक्विटी का, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, 80-20 है, 80 इक्विटी, 20 फिक्स्ड इनकम, और मार्केट अभी हाल ही में कितना बड़ा है, तो वो 80 का 90 हो गया। तो मैं निवेशकों को वही कहूँगा कि आप वो 90 का वापस 80 पे लेके आएँ, कि अगर मार्केट करेक्ट हुआ, तो जैसे वही 80 विल फॉल लेस देन 90, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रीबैलेंस करते रहें, जो अपने स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के पास लेते रहें, क्योंकि वही डिसिप्लिन ला सकता है आपके निवेश करने में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो निवेशक अ, काफ़ी अच्छे टाइम्स में या बुरे टाइम्स में भी भूल जाते हैं। जैसे बुरे टाइम्स में अगर इक्विटी एलोकेशन गिरा, आपको वापस बढ़ाना चाहिए।
ऑलराइट, चलिए समय तो लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अहम गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए या अगर आपने की है 2023 में और 2024 में जाते हुए नहीं करनी है, डाइवर्सिफिकेशन में ब्याज दरों के सिलसिले को देखते हुए थोड़ा सा सोने, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में और ख़ासतौर से फंड्स को लेकर, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को लेकर है, उनको लेकर क्या क्या गलतियां जो हुई हो जो अवॉइड करनी चाहिए 2024 में? जी, बिल्कुल। तो पहले तो आप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस पे फंड्स ना खरीदें। आप देखिए जो कंसिस्टेंटली मैनेज्ड फंड्स हैं, उनमें आप निवेश कीजिएगा और फंड्स का भी ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि जो हम स्टाइल की बात करते हैं, ग्रोथ स्टाइल या वैल्यू स्टाइल, वो डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में काम करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आप देखिए कौन-सा ठीक से मैनेज कर रहा है ओवर द साइकिल और उनमें निवेश कीजिएगा। पर ऐसा मत कीजिएगा कि क्योंकि ये हाल ही में अच्छा किया है, तो मैं इसमें निवेश करूँगा क्योंकि जो हाल ही में अच्छा किया है कल खराब कर सकता है, अंडरस्टैंडेबली सो, पर आपको वो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आप अगर ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल दोनों अपने पोर्टफोलियो में ब्लेंड करें, तो वो बेहतर रहेगा। वो एक फंड के हिसाब से हो गया। दूसरी बात जो है, गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से ना सिर्फ इक्विटी और इंडियन फिक्स्ड इनकम लें, आप थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड भी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लें। और वो हर टाइम लेते रहें। ऐसा नहीं कि अगर जैसे हमने हाल ही में देखा है नेशनल फंड से थोड़ा पैसा निकला है, आप डालते रहिए, आप एसेट एलोकेशन मेंटेन कीजिएगा। अगर आप ये डिसिप्लिन रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया करेगा ओवर द लॉन्ग टर्म और यही एसेट एलोकेशन का जॉब है टू कीप इट सिंपल। चलिए कौस्तुभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और एक बार फिर से दर्शकों का मार्गदर्शन किया और इस बेहद खास पेशकश में शिरकत की। धन्यवाद। धन्यवाद।